अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया में लौट आया है। पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा प्राणघातक और पहले से कहीं अधिक टूटा हुआ ऐसा वेरिएंट है जो दुनिया भर में तबाही के लिए एक नया वायरस के तौर पर सामने आया है। और ये निश्चित तौर पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया भर के लिए ये एक चौंकाने वाली बात है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में मिला है, पूरी दुनिया भर में इसने हलचल पैदा कर दी है। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस कहर बनकर लौट रहा है और लौट ही नहीं रहा है, अपने साथ तबाही लेकर आ रहा है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया के दूसरे मुल्कों पे जो कुछ भी चल रहा है आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए। क्योंकि पिछले वर्ष इस वर्ष के अंत के प्रारंभ में आपने जो कुछ भोगा है, वो असहनीय और अकल्पनीय दर्द जो झेला है, वो दोबारा आपके जीवन में ना आए, इसलिए आपको ये डिबेट भी देखनी चाहिए। और कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। जन स्वास्थ्य के लिए इस परिचर्चा को समझना भी बेहद आवश्यक होगा। बहनों भाइयों, इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, पूरा यूरोप कोरोना की तबाही की चपेट में है। यूरोप में कोरोना की 5वीं लहर आई हुई है। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इसके अतिरिक्त नीदरलैंड जैसी जगहों पर हालात बहुत ही ख़राब हैं और वहाँ कोरोना वायरस के नए केसेस प्रतिदिन एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में केसेस मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, जो पहली, दूसरी और तीसरी लहर में भी यूरोप में नहीं मिले थे। इसका स्पष्ट संकेत है कि जो वैक्सीन यूरोप में इस्तेमाल हुई है उसका प्रभाव बहुत कम है या वो प्रभावहीन है। शायद यही कारण है कि पूरे यूरोप में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ही भयानक तरीके से फैला हुआ है। यूरोप के अधिकांश देशों में या तो हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, या यूरोप के अधिकांश देशों ने 15-20 देशों के लिए अपने बॉर्डर तक लॉक कर लिए हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं ये बात दोबारा कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको जानना चाहिए कि दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर क्या हो रहा है और कैसी चर्चाएं हैं और लोग क्या भुगत रहे हैं। बहनों भाइयों, जब ये सब कुछ चल ही रहा है, तब तक एक और विस्फोटक और बेहद डरावनी खबर है। साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है और यह पहले से अधिक घातक है। क्योंकि आपको याद होगा, पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया था हमारे देश में, जो अप्रैल से लेकर जून तक उसने तबाही मचा दी थी, उससे 25 गुना ज्यादा ताकतवर वायरस पकड़ा गया है साउथ अफ्रीका में और यह अब तक 7 देशों में ट्रेवल कर चुका है। इसके केसेस 7 देशों में पाए जा चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ये केस साउथ अफ्रीका में, उसके बाद इजराइल में, हांगकांग में, यूरोप के 2 देशों में और बेल्जियम में मिल चुका है ये वायरस। फिलहाल इसका नामकरण होने वाला है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट से 25 गुना ज्यादा ताकतवर है। डेल्टा अगर डबल म्यूटेंट था तो यह बताया जा रहा है कि नया वेरिएंट 50 बार म्यूटेंट हो चुका है, 50 टाइम्स। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसके संक्रमण का स्तर कितना भयानक होगा। जब डबल म्यूटेंट में डेल्टा ने यह तबाही मचाई थी, तो 50 म्यूटेंट होने के बाद यह वायरस किस प्रकार का रूप धारण कर चुका होगा, समझ से परे है। बहनों भाइयों, यह चेत जाने का वक्त है। WHO में हाहाकार मचा हुआ है। यूरोपियन कंट्रीज में सारी खबरों को छोड़कर सिर्फ इसी विषय पर चर्चा हो रही है। अमेरिका तक में चेतावनी जारी हो चुकी है। हमें क्या करना चाहिए? हमें बेहद सावधान हो जाना चाहिए। जब मैं आपके साथ ये डिबेट कर रहा हूं बहनों भाइयों, मैं बहुत चिंतित हूं। मैं बहुत चिंतित हूं और आप सबको भी चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां कोरोना वायरस के संक्रमण को लगभग भुला दिया गया है और एक छोटी सी चूक हमको तबाही के उस मुहाने पर ले जाकर खड़ी करेगी, जहां पर शायद हम अपनी पीढ़ियों को बचाने में भी हमें मुश्किलें आएंगी। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। यह देखने की जरूरत है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में कोरोना के इस नए वेरिएंट ने क्या कर रहा है, इसका रूप क्या है, यह किस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न है इस वायरस का, क्या सिम्टम्स दे रहा है, लक्षण क्या दे रहा है। यह उनको भी संक्रमित कर रहा है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की डबल डोज ले रखी है। यह मेरी चिंता है।
जो जर्मनी और चेक रिपब्लिक पहली और तीसरी लहर में बचे हुए थे, उस जर्मनी में आज 76,000 नए केस मिले हैं, 76,000 न्यू केसेस। यह बहुत हैरान कर देने वाली बात है। भारत सरकार को चाहिए कि तत्काल इस विषय पर उनको काम करना चाहिए, राज्य की सरकारों को काम करना चाहिए, शहरों में लोगों को काम करनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें अवेयरनेस तत्काल फैला देनी चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी वेरिएंट का केस भारत में मिला तो इतनी तेज स्प्रेड होगा। आपको याद होगा कि डेल्टा स्प्रेड कहां से हुआ था? केरल और महाराष्ट्र से हुआ था, और क्या तबाही उसने उत्तर प्रदेश में मचाई थी। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरते लोग देखे थे, याद है आपको? ईश्वर न करे कि यह वेरिएंट भारत में मिला तो तबाही का स्तर कितना बड़ा होगा। हमें इसके बारे में बहुत जागरूक होने की जरूरत है। WHO में पिछले 48 घंटे से इमरजेंसी जारी है। WHO में रिसर्चर्स की, डॉक्टर्स की, विशेषज्ञों की और पैंडेमिक एक्सपर्ट्स की मीटिंग्स चल रही हैं कि इस वायरस को नियंत्रण में कैसे लाया जाए। यूरोप के 7 देशों ने अपने सीमाएं सील कर दी हैं कि इन कंट्रीज से जो लोग आएगा, जहां भी इस प्रकार का वायरस नया वाला पाया गया है, नया वेरिएंट, उस देश के नागरिकों की एंट्री बैन कर दी गई है। ये हमें और आपके जाग जाने का वक्त है, क्योंकि मसला अब गंभीर होता जा रहा है और ये खतरा हमारी तरफ भी बढ़ सकता है। कुछ बयान सुनिए आप। It will take a few weeks for us to understand what impact this variant has. Researchers are working to understand more about the mutations and what they potentially mean for how transmissible or virulent this variant is. ये इसलिए थोड़ा खतरनाक बताया जा रहा है क्योंकि इसमें म्यूटेशंस ज़्यादा हैं। तो जितने ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं वायरस में, उतना ही चांसेस होते हैं कि वो वैक्सीन से रेजिस्टेंट हो, और सेकेंडली उसका चांस जो फैलने का है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए खतरनाक बताया जा रहा है क्योंकि ये जल्दी स्प्रेड करेगा और वैक्सीन से शायद इतना ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन इसके अगेंस्ट नहीं होगी, इसलिए इससे थोड़ा डरने की बात है। एक नया वेरिएंट आया है, बिल्कुल नया वेरिएंट आया है, जिसके 100 जीनोमिक सीक्वेंस भी एनालाइज कर लिए गए हैं, और ये वेरिएंट कितना घातक होगा, कितना खतरनाक होगा, ये तो साउथ अफ्रीका में जब इसके केसेस और निकल के आएंगे और उनका क्या क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है उसके आधार पर तय होगा, लेकिन हमें सजग रहना है। तो सवाल है कि क्या डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है कोरोना का नया वेरिएंट? जवाब है हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में महज कुछ ही घंटे के भीतर लगातार केसेस मिल रहे हैं, वहाँ जांच पड़ताल चल रही है, और वो साउथ अफ्रीका से जो ट्रेवल करके दूसरे देशों में पहुँचे हैं वहाँ विशेष तौर पर जांच पड़ताल चल रही है। मामला बहनों भाइयों बेहद गंभीर है। आज की परिचर्चा में मैंने कोरोना के मामले के देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर सूर्यकांत जी को बुलाया हुआ है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा है मेरे साथ, समीर सिंह बीजेपी से हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव IMA की अध्यक्ष हैं मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर DK गुप्ता फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और पद्मश्री डॉक्टर M वली गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। समीर सिंह जी, यह बेहद चिंता का विषय है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो बहुत घातक है, ऐसा बताया जा रहा है, और दुनिया के भर के देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत और उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी है। हालांकि अभी तक भारत में कोई केस नहीं मिले हैं, लेकिन हमें इसके प्रति बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं हो सकता है कि ये डिबेट बहुत पहले कर रहा हूं, बहुत एडवांस में कर दे रहा हूं, लेकिन हमें तत्काल जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, एक ऐसी महामारी है जिसने पूरी दुनिया को तबाह किया है। यह हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग इससे कम प्रभावित हैं। इतना जरूर है कि भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, और आज ही भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव का बयान भी आया है राजेश भूषण जी का, जो हम विदेशों से आने जाने वाले लोगों के बारे में जो गाइडलाइन जारी किए थे उसमें सरकार बदलाव करने जा रही है, नई गाइडलाइन लाने जा रही है। राज्यों को उन्होंने सतर्क किया है कि राज्यों के अंदर लोगों के आने जाने पर और विशेष निगाह रखी जाए, और निश्चित रूप से जो भी यात्री आ रहे हैं उनके बारे में उनकी केस हिस्ट्री, उनको स्टडी करना, कहाँ जा रहे हैं उनको लोकेट करना, और इस प्रकार के कई प्रकार के चीजें हैं जिस पर सरकार की निगाह है और सरकार इसको देख रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी भी उत्तर प्रदेश से लगभग कोरोना खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी समय समय पर टीम
9 की बैठक करके आपको और एहसास है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की के बारे सरकार को में, पता है टीकाकरण के कि बारे दुनिया में। के दूसरे मुल्कों में क्या चल रहा है? नहीं, निश्चित रूप से सरकार को भी पता है और सरकार की निगाहें भी इस पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं करते रहते हैं, अपनी टीम के साथ बैठते रहते हैं, चाहे वो टीकाकरण का हो, चाहे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने का हो, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का हो। ऐसे बहुत सारे सवालों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तेजी से काम किया है और आज उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं कि सुविधाओं के मामले में, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में बेहतर हुआ है। मैं फिर भी देश आपको सलाह बेहतर दूंगा हुआ है। और कि इस निश्चित नए रूप से वेरिएंट हम के सब- बारे में एक बारी बैठकर बात कर ली जाए, एक्सपर्ट्स के साथ, पैंडेमिक एक्सपर्ट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, लेबोरेटरीज के डॉक्टर्स के साथ, ताकि इस नए वेरिएंट की हम जांच कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में या नहीं। सभी के बारे में ओपन डिस्कशन जरूर समीर जी होना चाहिए और आप मेरी ये सलाह अगर पहुंचा सकते हो तो सरकार तक जरूर पहुंचा दें। नहीं, निश्चित रूप से आप ब्रजेश जी, आप एक जागरूक चैनल के नाते आप इस पर डिबेट कर रहे हैं। आपकी डिबेटें भी हम सब सराहते भी हैं, स्वागत भी करते हैं। मुझे याद है कि कोरोना आने से पहले वो दिन भी याद है, डॉक्टर सूर्यकांत जी भी मुझे पहली डिबेट कोरोना के बारे में मैंने आपके ही चैनल पर 18 तारीख का वो दिन याद है, हमने किया था। हम सब ने मिलकर सामना किया है, सरकार ने इस पर बड़ी बखूबी काम किया है लोगों के सहयोग। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा को आमंत्रित करता हूं, ये डॉक्टर भी हैं और डॉक्टर्स समाजवादी हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे जी, शुक्रिया आपका समीर जी। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, इनसे मिलके हम काम करेंगे और निश्चित रूप से डॉक्टर बेहतर आशुतोष, क्या जानकारी है आपके पास कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में? क्या ये डेल्टा वाले से ज्यादा खतरनाक है? ब्रजेश जी, देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खतरनाक तरीके से हैं, क्योंकि ये कई बार में अपने आप में म्यूटेट हो रहा है और जब वायरस अपने आप में मल्टीपल म्यूटेट करता है तो डेफिनेटली जो वैक्सीनेशन है वो उतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ज़ीरो इफेक्टिवनेस रहेगी, इफेक्टिवनेस रहेगी। ब्रजेश जी, परेशानी ये है कि जब मुझे याद है कि 2019 का शीत सत्र चल रहा था संसद का, तब विपक्ष के कई नेताओं ने सदन में खड़े होकर इस आती हुई महामारी के बारे में बताया गया था और ये सवाल भी संसद में उठाए गए थे। लेकिन क्या हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार या देश की सरकार ने उसको इस समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं लिया और जनवरी और फरवरी 2020 में तो किसी को पता भी नहीं था और मार्च में एकाएक एक दिन जो है लॉकडाउन लगता है, उसके बाद थाली बजाई जाती है और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। मुझे लगता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हमारा देश आज हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू करें, क्या आज हम तैयार हैं उस तीसरी लहर के लिए या चौथी लहर के लिए या उस म्यूटेशन के लिए? क्या हमारे ये नागरिक तैयार हैं उसके लिए, या उनको जरा से भी सुध है कि जो एक दिन भी हमारे देश में आ सकता है वो करोड़ों अरबों लोगों को लगातार कोरोना जैसा वायरस फैला सकता है? तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश की? क्योंकि हाल की दिनों में मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी कोई इस तरीके की गाइडलाइन जारी हुई है कि नया वेरिएंट आ रहा है या साउथ अफ्रीका का वेरिएंट आ रहा है, उसे सतर्कता ली जाए। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस बारे में बताएंगे कि हमारे प्रदेश किस मुहाने पर और किस तैयारी पे खड़ा हुआ है। ऑल राइट, मैं डॉक्टर डी के गुप्ता को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी के गुप्ता। ये नया वेरिएंट बहुत ही चिंताजनक है। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था कि बेल्जियम में भी एक केस मिला है और यूनाइटेड किंगडम ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने हालात का अध्ययन करने को कहा है। दुनिया के 10 ऐसे बड़े देश हैं जहां साउथ अफ्रीका के तमाम ट्रेवल एडवाइजरी तक जारी हुई है। रैपिड असेसमेंट किए जा रहे हैं दुनिया के कई देशों में नए वेरिएंट को लेकर। हम कहां पर खड़े हैं और हमारे लिए ये कितना बड़ा कंसर्न है? देखिए ब्रजेश जी, ये जो नया वेरिएंट है इसका नाम है B11529 और ये लास्ट वीक अफ्रीका में आइसोलेट हुआ। अफ्रीका में अब तक इससे लिंक्ड 100 केस हो चुके हैं। इसके अलावा उसके आसपास जो नियर बाई कंट्री हैं, इजराइल है, बोत्सवाना है, हांगकांग है, वहाँ भी केसेस मिल चुके हैं। तो केसेस फैल रहे हैं। बहुत सारे देश, यूनाइटेड किंगडम है, इजराइल, इसके अलावा जो फ्रांस है, इटली है, जर्मनी, इन्होंने तो जो अफ्रीका से फ्लाइट आ रही है उसका जो नियर बाई कंट्रीज है उनको फ्लाइट्स को बंद कर दिया है। इवन इंडिया में भी कल थर्सडे को हम लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि जितने लोग अफ्रीका से उसके नियर बाई कंट्रीज से आ रहे हैं उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए। बट ये स्क्रीनिंग कितनी एफिशिएंट है इसके बारे में पता नहीं। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि यूरोपियन कंट्रीज के जो भी लोग आ रहे हैं उनकी प्रॉपर नियमित जांच हो और नए वेरिएंट की भी जांच हो। बिल्कुल, उनको
वहां से सीधे सीधे क्वारंटाइन में भेजना चाहिए, 14 दिन रखना चाहिए उनको, आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद सब कुछ नेगेटिव होने के बाद ही छोड़ना चाहिए। सिंपल टेम्परेचर और थर्मल स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं, हम लोग देख चुके हैं। नंबर 2 जो बता रहा हूँ, कंसर्न ये है कि इसमें 50 से ज्यादा म्यूटेशन है। 50 म्यूटेशन में 30 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में, जिसपे ज्यादातर वैक्सीन काम करती हैं। जितनी ज्यादातर वैक्सीन बनी है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड ही बनी, जैसे हमारे कोविशील्ड वैक्सीन सबसे ज्यादा जिसका कवरेज है वो स्पाइक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन ही है। दूसरा 10 म्यूटेशन ऐसे हैं जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन पे हैं, मतलब कि जिससे वायरस चिपकता है और बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, उसमें म्यूटेशन आ गई। मतलब हो सकता है उससे वायरस को चिपकने में और अंदर बॉडी में घुसने में और अंदर रेप्लिकेट करने में आसानी हो जाए। तो ये ऐसे 2 मेजर कंसर्न है जिनकी वजह से दुनिया डरी हुई है। और इस समय ये WHO ने भी बोल दिया है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है अभी, हमें इसकी जांच करनी चाहिए, सीरियस थ्रेट हो सकता है ये नया वेरिएंट हम लोगों के लिए जो वैक्सीन लग चुकी है उन लोगों में भी कारगर ना हो, वैक्सीन कारगर ना हो। तो ये कई सारे थ्रेट हैं, इसकी हम सबको जांच करनी चाहिए। और इस समय एक बात और है जो मैंने पहली बार भी आपके चैनल पे बोली थी कि हम लोगों को कोविड पे लोकल कंट्रोल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें ग्लोबल कंट्रोल के बारे में सोचना चाहिए। जब तक वायरस रेप्लिकेट होता रहेगा तब तक म्यूटेशन होते रहेंगे। और ये वायरस जो रेप्लिकेट हुआ, जो स्ट्रेन मिला है, एक ही मरीज के अंदर से मिला है, वो मरीज था HIV या एड्स पीड़ित बता रहे थे, उसके अंदर क्रॉनिक इम्यूनोडेफिशिएंसी थी, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी थी बहुत कम थी, इसकी वजह से वायरस बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हो रहा था उसके अंदर और वहां डॉक्टर डी.के. गुप्ता, वैसे जो मेरी समझ है वो ये बताती है कि वैक्सीन हमेशा मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, फिर उसके म्यूटेंट होते हैं, उसके और प्रारूप और रूप होते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट मिला है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, इस वेरिएंट में इतने ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं कि ये कह पाना मुश्किल है कि वैक्सीन इस पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कर, मैं कहता हूं थियोरेटिकली जिसकी जो म्यूटेशन हुई है, 30 म्यूटेशन हुई है, 30 जो है सारी स्पाइक प्रोटीन पे हुई है। और मैक्सिमम जो वैक्सीन बनी है, खास करके इंडिया में जो सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है वो कोविशील्ड लगी है। कोविशील्ड वैक्सीन बनी ही स्पाइक प्रोटीन पे है। तो अगर स्पाइक प्रोटीन में कोई मेजर शिफ्ट होता है, जिसको हम बड़ी म्यूटेशन को बोलते हैं शिफ्ट म्यूटेशन, जिसमें वायरस का थोड़ा जीनोम चेंज हो जाता है और वैक्सीन कैन बी इनइफेक्टिव। जैसा हम लोग खास करके जो स्वाइन फ्लू की वैक्सीन है उसमें भी चेक करते हैं कि अगर शिफ्ट होता है तो वैक्सीन चेंज हो जाती है, जेनेटिक शिफ्ट होता है। तो अगर ये जेनेटिक शिफ्ट है तो वैक्सीन हमें चेंज करनी पड़ेगी। अगर जेनेटिक शिफ्ट नहीं है, म्यूटेशंस हैं और बहुत एफिशिएंट म्यूटेशंस नहीं है, उससे क्या ये सही वक्त है कि भारत सरकार को, राज्य सरकारों को इमीडिएट रैपिड असेसमेंट कर लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, जितने भी एंट्री पॉइंट हैं जो बाहर से देश से आ रहे हैं, जहां से भी ट्रेवलर्स आ रहे हैं, कई किसी भी देश से आ रहे हैं, क्योंकि हम खाली फोकस करेंगे साउथ अफ्रीका पे, बहुत सारे पेशेंट नियर बाई कंट्रीज में पहुंच चुके होंगे। तो मुझे लगता है एयरपोर्ट्स पे और जो भी हमारे पोर्ट्स हैं वहां पे स्क्रीनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वहां पे क्वारंटाइन मस्ट होना चाहिए। जब तक 2 RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट निगेटिव नहीं है, तब तक पेशेंट जो व्यक्ति आ रहा है उसको अंदर देश में अलाउ नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर रमन श्रीवास्तव को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर रमन श्रीवास्तव, दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बहुत चिंता जताई जा रही है। हमने देखा कि डेल्टा जो सिर्फ डबल म्यूटेंट हुआ था उसने किस प्रकार की तबाही मचाई थी, और ये तो 50 से ज़्यादा म्यूटेंट हो चुका है नया वाला वेरिएंट। पूरी दुनिया भर में इसको लेकर बड़ी तेज आज सुबह से चर्चा चल रही है। तो मैंने सोचा कि इस पर डिबेट आयोजित करके अपने प्रदेश के लोगों को जानकारी दूं। आपके पास इस वेरिएंट को लेकर क्या जानकारी है और आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगी? जानकारी तो यही है कि साउथ अफ्रीका में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है, स्पाइक म्यूटेंट्स हो रहे हैं जो कि 15 टाइम्स ज़्यादा डेंजरस है, ट्रांसमिसिबल ज़्यादा है। मतलब वो पहले जिस रेशियो में फैलाते थे उससे 15% ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे और इम्यूनो इन्वेजन भी होगा। मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम पहले से सही रहा है, जो कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या कैंसर इत्यादि से पीड़ित नहीं है, उनको भी ये बुरी तरह अफेक्ट करेगा। तो सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कई सारे नए वेरिएंट्स और कुछ स्टेट्स में देखे जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक में तो 66 मेडिकल स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उसके अलावा केरला में, फिर आंध्र प्रदेश में, इन सब जगहों पे अच्छी खासी मात्रा में, संख्या में लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 117 केस देखे गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नंबर ऑफ केसेस बढ़ नहीं सकते। हमारे यहाँ आने वाले चुनाव भी हैं और उनमें चुनाव प्रचार इत्यादि और गहमा गहमी काफी ज्यादा रहेगी।
तो कहीं ऐसा ना हो कि इस मैडम अब तो हालात ये हैं कि अगर कोई मास्क पहनकर बाजार जाता है तो लोग उस पर हंसने लगते हैं, इतनी ढिठाई आ गई है लोगों के भीतर। तो ये तो जनमानस की गलती है ना, लोगों में डर जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी जो भी कोरोना के लिए जो बिहेवियर हम लोगों को सिखाया गया था, हम लोगों ने सिखाया कितने सारे हजारों लाखों लोगों को, आपके टीवी चैनल ने कई बार ये चीजें लोगों तक पहुंचाई हैं। और आज भी मेरे जो बारे में तो डिबेट ये हो रहा बोलते हैं कि मैं डर फैलाता हूं। देखिए कोरोना वेरिएंट पर देश की पहली डिबेट भी मैं ही कर रहा हूं और किसी ने नहीं की अभी तक। नहीं, लोग क्या कहते हैं इसलिए आप सही काम को छोड़ थोड़े ही देंगे। करेक्ट बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा मैडम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबको परेशान करता रहूंगा। नहीं परेशान। ओके, मैं डॉक्टर एम वली साहब को आमंत्रित करता हूं। बहुत दिनों के बाद आप सबसे साक्षात्कार हो रहा है इस विषय पर। डॉक्टर वली बहुत शुक्रिया आपका। अभी तक तो सर हम डेल्टा ही नहीं झेल पाए थे, लेट गया था पूरा दिल्ली, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश। क्या हालात हुए थे बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग कैसे मरे थे बिना ऑक्सीजन के, नदी में लाशें मिली थी, लोग रात में सोए सुबह मरे मिल रहे थे, वो भी तब जब डबल म्यूटेंट था। ये बताया जा रहा है कि 50 म्यूटेंट हो चुका है नए वाले वेरिएंट का। ये हमारे लिए कितना बड़ा कंसर्न होना चाहिए, चिंता का। ब्रजेश जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस वायरस पे पहली डिबेट डिटेल में करने का। हालांकि इसका जो म्यूटेशन हुआ है वो म्यूटेशन अजीब तरह के मरीज़ में हुआ है। जो मरीज़ बहुत ही कमज़ोर था, इम्यूनोसप्रेस था, HIV का नेग्लेक्टेड अनट्रीटेड पेशेंट था, वहाँ पे ये हुआ है। ये इसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है, इसीलिए मुझको लगता है और वायरसेस से जो अब तक हमने देखे बहुत ही डिफरेंट पैटर्न पेश कर रही है। और मैंने आज सुबह सुना भी डॉक्टर मारिया को, जो WHO की है, मैंने भी सुना, उन्होंने इसको बहुत अंडर प्ले किया है। आप जो इस समय इसको महत्व दे रहे हैं, ये महत्व वो उनके इंटरव्यू में नहीं था। सर ये WHO हमेशा अंडर प्ले करता है सर, आपको पता है। WHO पर विश्वास करना मतलब मौत को दावत देना है सर। वही WHO शाम तक अपने स्टेटमेंट से पलट गया और काज आप कंसर्न बहुत बता दिया उसी WHO ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है वेरिएंट अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब ये कॉज ऑफ कंसर्न हो गया क्योंकि बहुत प्रेशर आया WHO पे उन देशों का जो बहुत कोरोना से परेशान है। और आपने ये बात बिल्कुल सही कही है और मैं देख रहा हूँ लोग लालायित हैं शादियों में जाने के लिए, फंक्शंस में जाने के लिए। अब लोग शेक हैंड कर रहे हैं, अब लोग हगिंग कर रहे हैं, भूल गए हैं कोरोना से हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जारी रखना है। तो जब तक हमारे पास इसका तो वैक्सीन ये तय है कि अलग से बनाना पड़ेगा। ये मैं जो कह रहा हूं सोच समझ के कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप सर। इसका हो सकता है नए वेरिएंट की नई वैक्सीन हाँ, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, हो सकता है लानी पड़े। हमने चूंकि उन्होंने डॉक्टर मारिया ने कहा है कि हमको ये देखना पड़ेगा क्या वैक्सीन को ये डिच कर रहा है, उन्होंने ये बात कही है, इसलिए मैं इसको डिस्कशन में ला रहा हूं। हमारे वैज्ञानिक सतर्क हैं, वो सुन रहे हैं, उनको करना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं उसमें तेजी लानी पड़ेगी, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर साहब बता रही थी कि यूपी जैसी स्टेट्स में चुनावी माहौल है, वहाँ भीड़ है। और मैंने ये भी सुना है कि लाखों की तादाद में शादियां होने वाली हैं आगे आने वाले दिनों में। हो रही हैं सर, एक एक दिन में एक शहर में हजारों शादियां हो रही हैं। और ऐसा लगता है पूरा देश शादी का उत्सव मना रहा है जी। घर से निकलने की ऐसी बेताबी है कि पूछिए मत। एक बात जी, रुका नहीं जा रहा लोगों से। आखिरी ये कहूंगा कि हमारे जो कितनी बार मैं समीर सिंह को मना किया शादी में कम जाया करो, पर ये कोई शादी नहीं छोड़ते हैं। एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जो वैक्सीन की है उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा। देखिए बड़ी एक अतिशयोक्ति है कि विश्व में एक तरफ बूस्टर डोज की बात हो रही है और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं इस वेरिएंट की 11529 की। ये बिल्कुल न्यू नंबर है 11529 और ये खतरनाक साबित हो सकता है। ब्रिजेश जी, आपकी डिबेट को फुल मार्क्स हैं और मैं ये कहूंगा कि लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए। हमारे सर ये वक्त हमारे बाकी चैनल जो अन्य चैनल हैं
इस वक्त वो जिन्ना को ढूंढ रहे हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा उत्तर प्रदेश में ढूंढ रहे हैं। हमारे आप जैसे पागल लोग बैठकर इस पर डिबेट कर रहे हैं। कोरोना से युद्ध कर रहे हैं हम लोग, हम ठीक कर रहे हैं। करेक्ट सर। और कोरोना की डिबेट, थैंक यू सर, कोरोना की डिबेट हो और डॉक्टर सूर्यकांत ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिना इनके कोरोना की कोई भी डिबेट अधूरी है और बिना इनकी ओपिनियन कोई भी चर्चा अमान्य कही जाएगी, इसलिए इनकी मौजूदगी बेहद आवश्यक है। मैंने सबकी ओपिनियन समेटने के बाद अंत में इनको लेने के प्रयास इसलिए किया ताकि हम इनके साथ एक डिटेल डिस्कशन करें, और आज मैंने सुबह ही इनको बता दिया था कि मैं इस विषय पर डिबेट करने वाला हूं, लिहाजा आप अपना अध्ययन जितना भी कर सकें। और दुनिया भर में डॉक्टर्स इनके मित्र हैं, दुनिया के शायद ही कोई बड़ा मुल्क होगा जहां के डॉक्टर्स इनके साथ संपर्क में आइवरमेक्टिन के चक्कर में ना आए हों, तो इस कारण इनके पास जानकारी काफ़ी अधिक है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में ये वेरिएंट में क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नया वेरिएंट जो कोरोना का आया है, ये हमारे लिए कितनी चिंताजनक बात है? जी देखिए, WHO इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित करेगा तब करेगा, लेकिन भारत समाचार ने तो आज ही इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है इस डिबेट को करके। जैसा आपने कहा कि पहली डिबेट हो रही है पूरे देश में, तो मैं आपको बधाई देता हूं। धन्यवाद और सर। मैं यहाँ पर दो हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, एक हमारी मैडम वरिष्ठ वैसी हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, और वो डॉक्टर वली साहब को, दोनों ही जो हैं वो कोरोना के लड़ाई लड़के आपके सामने बैठे हुए हैं। दोनों को बहुत बहुत बधाई कि हमारे सामने कोरोना की लड़ाई लड़ी उन्होंने, हमारे सामने बैठे हुए हैं। और एक छोटे भाई बगल में बैठे हुए हैं, आशुतोष वर्मा जी, ये तो भाई अब डॉक्टर कम है और राजनीति में ज़्यादा है। और पुराने मित्र समीर जी बैठे हैं, डॉक्टर गुप्ता तो हमारे साथ बहुत काम किया, बहुत हमारे साथ जी लगे हैं। तो हम आपको बता दें कि देखिए, कुछ चीज़ें अब हमें ये डिसाइड करनी पड़ेगी कि आज कोरोना है, कल कोई दूसरा रोना होगा। हम ये ट्रांजिएंट पॉलिसी ना बनाएं। अगर हमने नमस्ते अपना लिया है, और जैसा डॉक्टर वली साहब कह रहे थे कि अब तो शेक हैंड हो रहा है, हगिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अगर हमने कोरोना के डर से नमस्ते अपना लिया था तो कृपया नमस्ते ना छोड़ें। क्योंकि देखिए, नमस्ते से सिर्फ कोरोना ही नहीं बचता है, जितनी भी ऐसी बीमारियां जो नाक से फैल रही हैं, छींक से फैल रही हैं, सांस से फैल रही हैं या छूने से फैल रही हैं, जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब जैसे ही आप हाथ मिलाते हैं, इधर का वायरस उधर, उधर का बैक्टीरिया उधर, उधर का माइक्रोब उधर, उधर का माइक्रोब इधर, ये सब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा वे ऑफ ग्रीटिंग और मीटिंग है, वो शेक हैंड और हगिंग और इन सब के चक्कर में ना रह पाए। हम भारतीय संस्कृति का नमस्ते कोरोना ने हमें याद दिला दिया था, अब हम इसको ना भूलें। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आप जान लीजिए कि म्यूटेशंस ज़्यादा होंगे, जितने स्वरूप ज़्यादा होंगे उसकी इन्फेक्टिव यानी प्रसार करने की जो क्षमता होगी। एक आपने सुना होगा, वो राक्षस हुआ करता था रक्त बीज, उसको मारते थे, काटते थे, रक्त जहां गिरता था दोबारा वो खड़ा हो जाता था। तो जितने ज़्यादा म्यूटेशन होंगे उतने ही ज़्यादा इसकी जो इन्फेक्शियस नेक है, हर म्यूटेशन को मैं एक रक्त बीज मानूं। मैं बिल्कुल मानिए, और संक्रामक क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। और बिल्कुल वली साहब ने कहा, और अभी डॉक्टर रमा श्रीवास्तव ने भी कहा कि भाई शादियां हैं और ये हैं, आयोजन है, नया साल का आयोजन होगा, बहुत सारे चीज़ें आने वाली हैं। तो एक और दूसरा एक हथियार दिया है हमें कोरोना ने, मास्क। अब मास्क केवल कोरोना नहीं छोड़ता है भाई, क्यों मास्क छोड़ रहे हो? मास्क से वायु प्रदूषण भी बचता है। 17 लाख लोगों की मौत हमारे देश में हो जाती है हर साल वायु प्रदूषण के कारण। तो हम कोरोना तो छोड़िए, हमें अगर वायु प्रदूषण भी कंसर्न करना है तो हमें वायु प्रदूषण भी मास्क से बच रहा है, हमें टीबी का भी फैलाव बच रहा है, हमें निमोनिया का भी फैलाव बच रहा है, इन्फ्लुएंजा का भी बच रहा है, सबका बच रहा है। तो एक मास्क और 1000 बीमारियों से हमें बचाव हो रहा है। आप चाहते हो कि मास्क परमानेंट लगा लिए? मास्क परमानेंट नहीं लगा लिया, लेकिन घर से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही अगर मास्क लगा लें तो क्या दिक्कत है? ठीक है, इस पे तो गाना बना हुआ है। अब आप बताइए कि इस नए वेरिएंट के बारे में। नए वेरिएंट के बारे में आप सुन लीजिए कि नए वेरिएंट में आपका अध्ययन क्या कहता है? जी, नए वेरिएंट के बारे में ये है कि जैसा आपने काफी कुछ, तो हमसे अध्ययन तो आप ज्यादा दिन क्या करूं डॉक्टर साहब, मुझे पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप जैसे विशेषज्ञों को बुलाता हूं जी। तो अनपढ़ एंकरों की तरह बैठ के अगर सिर्फ इधर उधर की बात करूंगा तो दर्शक भी हंसेंगे ना। तो आपसे पढ़ के आना पड़ता है। नहीं, आपकी जो वो लाइन है, इन्फॉर्मेशन इज लाइफ, तो वो बहुत जबरदस्त है। आपका तो पूरा जिंदगी इन्फॉर्मेशन हो रही है सर, और बहुत अच्छा आपने अपनाया है इसको। जर्नलिज्म के लिए तो आइडियल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। थैंक यू सर। तो देखिए, ये है कि जैसा कि आपने कहा कि इसमें म्यूटेशन जो है 25 गुना ज़्यादा है डेल्टा वेरिएंट के, और डेल्टा वेरिएंट की भयावहता हमने देखी थी, संक्रामक क्षमता देखी थी। तो इसकी नेचुरली अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज़्यादा होगी, ये क्लियर है। और दूसरा, कोई गारंटी नहीं है कि जो हमने वैक्सीन लिया वो इससे बचा पाए। मैं वली साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। तो दो चीज़ें आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। एक, ये
तबाही मचा देगा अगर हमने अंदर ले लिया भारत की सीमा के अंदर। तो नंबर एक बात, संक्रामकता इतनी भीषण होगी कि बड़ी बात कह रहे हो डॉक्टर साहब। हाँ, और दूसरी ये कि मैं आपको बता दूं कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस देश में शुरू हुआ था, लगभग साल भर होने को आ रहा है, और मैं आपको बता दूं धीरे धीरे एंटीबॉडी टाइटर्स एफिकेसी धीरे धीरे कम होने की ओर अग्रसर हैं। क्या आप दूसरे देशों में तो बूस्टर डोज, देखिए दूसरे देशों में तो बूस्टर लगने भी लगा, हमारे यहाँ तो अभी प्राइमरी वैक्सीनेशन ही पूरा नहीं हुआ है। अभी भी 40-50 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगना बाकी है, डोजेज लगना बाकी है, तो 50 करोड़ डोजेज और लगेंगी तब जाके हम उस हर्ड इम्यूनिटी। इस वेरिएंट से कैसे बचा जाए, मेरी चिंता आज ये है। अब आप जान लीजिए कोई भी वेरिएंट होता है तो उसके 80-85% मामले एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो आप वो जो थर्मामीटर की बंदूक लेके अगर इसकी स्क्रीनिंग करेंगे तो फेल हो जाएगी। आप देखिए मुश्किल से 10-15% में फीवर होगा, बाकी तो वायरस अंदर होंगे लेकिन फीवर नहीं होगा, तो उनको कैसे रोकेंगे आप? तो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। और मैं तो कहूंगा कि एकदम, और ये बात भी सही है कि अब तक तो पता नहीं साउथ अफ्रीका से 9 नहीं, पता नहीं 19 देशों में या 29 देशों में कितने देशों में लोग पहुंच चुके होंगे। करेक्ट। तो इंटरनेशनल अभी पता थोड़ी देर में पहले आ रहा था तो हांगकांग में केस कोविड फर्स्ट वेव में भी इंटरनेशनल ट्रेवल से कहानी शुरू हुई थी। आपको याद हो कि पहला केस केरल में कहां से आया था, वो चाइना वुहान से आया था, एक डॉक्टर था, वो केस पहला था जो हमारा इंडेक्स केस माना जाता है इंडिया की कोविड हिस्ट्री में। तो आप देखिए वो भी बाहर से आया था, इंटरनेशनल ट्रेवल से आया था। तो इंटरनेशनल ट्रेवल ने हमें बहुत फैलाया है और अभी भी इंटरनेशनल ट्रेवल से हमें खतरा बना हुआ है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि तो एक चीज़ ये हो गई कि इसकी संक्रामकता बहुत होगी, हम रोक नहीं पाएंगे इंटरनेशनल ट्रेवल पे, और अच्छे इफेक्टिव मेजर्स हमें करने होंगे इसको रोकने के लिए। नंबर 2, वैक्सीन कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपको बचा पाए। हो सकता है 30% प्रोटेक्शन दे, 20% प्रोटेक्शन दे, क्योंकि अभी भी एफिकेसी जो है वो 80 से लेकर 90% के बीच में है वैक्सीन की, बहुत ज़्यादा 100% तो कोई नहीं, 24 कैरेट तो कोई नहीं है। और एक चीज़ और है, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत ताला होता है अलीगढ़ का। वैक्सीन लग जाने के बाद यहाँ सांस के मार्ग पे अलीगढ़ का ताला नहीं लग जाता है। जी। वैक्सीन लगवाने के बाद भी वायरस अंदर जा सकते हैं, वायरस बाहर आ सकते हैं, आप कैरियर रह सकते हैं। तो वैक्सीन तो तब काम करेगी जब वायरस अंदर जाएगा, कुछ खलबली मचाएगा तो थोड़ा उसको कंटेन करने की कोशिश करेगी। साउथ अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर टूलियो ओलिवेरा जी। उनकी एक रिपोर्ट है मेरे पास, मैं आज डिबेट से पहले वो रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है और म्यूटेशन का असामान्य समूह है जी, और अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है जी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस वेरिएंट ने हमें हैरान कर दिया है, ये हमारी उम्मीदों के उलट बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए पूरी जीनोम सीक्वेंसेस उन्होंने कर ली है। मैं उनको बधाई दूंगा कि इतना फास्ट एंड फॉरवर्ड उन्होंने एक्ट किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी बाहरी संरचना है, हमारे बाल कैसे हैं, आंख कैसी है, नाक कैसी है, ये कैसा, ये बाहरी संरचना यानी फिनोटाइप है। इसी तरह हमारा एक स्वरूप ये कैसे बनेगा, हमारी लंबाई क्या होगी, हमारी आंख कैसी होगी, ये कैसी होगी, ये जीनोटाइप डिसाइड करता है, यानी जेनेटिक सीक्वेंसिंग डिसाइड करती है। तो उन्होंने पूरी इसकी जेनेटिक सीक्वेंसिंग को म्यूटेशन का असामान्य समूह जी, म्यूटेशन का असामान्य समूह जी, बिल्कुल सही। इसका मतलब ग्रुप ऑफ जो म्यूटेशंस हुए हैं बहुत ज्यादा एबनॉर्मल टाइप के हैं, और जो जितना एबनॉर्मल ज्यादा म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन का मतलब ही एबनॉर्मलिटी है, परिवर्तित रूप है, और परिवर्तित रूप जितना ज्यादा परिवर्तित होगा उतना ही वो क्या इस वेरिएंट के बारे में दुनिया भर को चिंता करनी चाहिए? बिल्कुल चिंता करनी चाहिए, और साउथ अफ्रीका ने चिंता करके जता दिया है। बल्कि आपने सही कहा, सुबह मैडम का स्टेटमेंट कुछ और था, शाम को जो WHO के सर हैं उनका स्टेटमेंट बदल गया। तो आप देखिए दुनिया का प्रेशर पड़ा, उसके बाद WHO स्टेटमेंट बदल दिया, और WHO तो आप जानते हैं एक्सपर्ट हो चुका है। सर मैं रत्ती भर भी WHO पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं तो दुनिया के जो देश भुगत रहे हैं मैं वहां से डायरेक्ट रिपोर्ट लेता हूँ, क्योंकि WHO पर विश्वास करने का मतलब आप खाई में गिरेंगे। अब तक का इनका इतिहास यही है। बिल्कुल सर, हमने कू ऐप पर भी कुछ सवाल पूछे थे इस मसले को लेकर कि कोरोना के नए वेरिएंट से कैसे बचा जा सकता है। सुनीता बिश्नोई हैं, हमें लिख रही हैं, उन्होंने लिखा है कि मास्क और थोड़ी दूरी, बस इतना ही है ज़रूरी। सुनीता जी ने बिल्कुल ठीक बात कही। अगर सुनीता की बात बाकी दर्शक वर्ग भी हमारा फॉलो करे तो शायद हम इस नए वेरिएंट से या कोरोना के किसी भी प्रकार के खतरे से बच सकते हैं। सुधीर सिंह लिखते हैं कि तथ्यों की जानकारी और ज़रूरी सावधानी अपनाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि दर्शकों में जागरूकता आ रही है और वो इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन नए वेरिएंट से बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें क्या उड़ानें रोक देनी चाहिए या हमें कोई और तरीका अपनाना चाहिए? मैं समीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीर जी। अभी तक आपने सबकी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन इस डिबेट में सुनी।
क्या ये सही वक्त है कि भारत की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सभी प्रकार की, विशेष तौर पर हांगकांग या साउथ अफ्रीका या यूरोपियन देशों से आ रही उड़ानों को या जा रही उड़ानों को रोका जाए? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा है कि सरकार की निगाह है, स्वास्थ्य सचिव का बयान भी आज आया है और उस पर वो निगाह रखे हुए हैं। नई गाइडलाइन बनाई जा रही है, कैसे देश को सुरक्षित रहना है, कैसे रखना है, इस बात की चिंता और उत्तर प्रदेश को कैसे रखना है सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री प्रतिदिन कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं और हम सब मिलकर जो भी बाधा आएगी उसको दूर करेंगे। आप देखिए, जब कोरोना आया था उत्तर प्रदेश और देश के अंदर तो हमारे पास सुविधाओं का अभाव था, लेकिन हम सब ने मिलकर, चाहे वो हमारे टेस्टिंग करने वाले स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे बहुत सारे ऐसे पैरामिलिट्री मेडिकल के लोग हों, सब लोगों ने सहयोग करके हमने इस लड़ाई को लड़ा है और हम आगे भी जो भी परिस्थितियां होंगी देश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने के लिए हम ये काम करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की चिंता होती है, सभी एक्सपर्ट हैं, हम उन लोगों के सुझाव को सुने हैं, सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता आपने बताया डॉक्टर भी है, कितनी चिंता होती है जब वो सीधा आरोप लगाते हैं कि साहब विपक्ष ये कहता है सरकार मानती नहीं। इनके पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बयान दिया कि साहब ये वैक्सीन जो है वो बीजेपी की वैक्सीन है जी। कितना चिंताजनक विषय है। और ऐसे लोग देश की महामारी के समय, पूरी दुनिया की महामारी में हमें एक होके, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये किसी दूसरे की बात नहीं है, अगर नुकसान होता है तो हम सबका नुकसान है। इस बीमारी से कोई सपा बसपा भाजपा कांग्रेस पूछ के कोई समीर जी, क्या आप इस वक्त दर्शकों को, देश दुनिया को और विशेष तौर पर हमारे प्रदेश के लोगों को कैसे आश्वस्त करिएगा कि कोरोना के नए वेरिएंट से बचाने के लिए आपकी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में गंभीरता से काम करेगी? आप इसका आश्वासन दीजिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, हम पहले भी आश्वासन दिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है। अभी आप देखिए, पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का सिद्धार्थनगर से उद्घाटन किया। हम 522 ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। हम निरंतर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। जिस समय कोरोना आया था हमारे यहाँ लैब नहीं था, हम पूना से टेस्ट करा के मंगाते थे। केजीएमसी में डॉक्टर सूर्यकांत जी बैठे हैं, एक लैब प्रारंभ हुआ था, उसके बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम कहीं भी कोरोना आप सरकार को ये खबर भेजिए कि वो रैपिड असेसमेंट कर डाले। हमारी प्राथमिकता सारी सुविधाओं की, सारी चिकित्सा व्यवस्थाओं का रैपिड असेसमेंट तत्काल हो जाना बेहद आवश्यक है। नहीं देखिए ब्रजेश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी टीम 9 के साथ बैठते हैं, उसमें हेल्थ मिनिस्टर बैठते हैं, हेल्थ के एजुकेशन मिनिस्टर बैठते हैं, प्रमुख सचिव बैठते हैं, रिव्यू होता है, हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक बढ़े हैं, हमारे डॉक्टर आशुतोष वर्मा को आमंत्रित करता हूं, हमारे वेंटिलेटर की स्थिति क्या है। शुक्रिया डॉक्टर आशुतोष वर्मा, बड़ी तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर इतना 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर लूं ब्रजेश जी, लेकिन मैं जरूर इतना कहूंगा कि आरोप लगाने से पहले एक बार अपनी गिरेबां में हमको देखना चाहिए कि हमारे आचरण और व्यवहार कैसे हैं, हम कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हमने सरकार में रहते क्या किया। सर, हम पॉलिटिकल डिबेट से जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन तथ्यों के साथ। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, इस महामारी ने हमको एक बड़ी सीख दी है कि हम सब सवालों के जवाब का इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ता है। जब WHO बताए, उसके विशेषज्ञ बताएं, हम असेसमेंट करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं रहता है हमारे लिए, मतलब लोगों के लिए, क्योंकि ये वायरस जिस प्रकार से संक्रमित होकर संक्रमण क्षमता रखता है, ये बहुत चिंताजनक बात है। हमें अपनी तैयारियों के स्तर पर क्या करना चाहिए? मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि राजनीति करने या आरोप प्रत्यारोप की बजाय ये वक्त इकट्ठे होकर देश के लोगों को बचाने का है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और मैं वैसा ही करूंगा। ब्रजेश जी देखिए, इस देश ने फ्लू का भी एक बार एंडेमिक देखा, और फ्लू की वैक्सीन के बारे में बता दूं कि फ्लू की वैक्सीन जो है हर साल नहीं आती है, हर साल नहीं आती है। फ्लू की वैक्सीन जून के महीने में आती है,
दिसंबर तक वही वैक्सीन चलती है। जनवरी से लेके मई तक उस पर रिसर्च होती है कि स्ट्रेन में क्या चेंज हुआ, और जून में फिर नई वैक्सीन लॉन्च होती है। अगर स्ट्रेन में चेंज नहीं हुआ तो वही वैक्सीन रिपीट हो जाती है। आपने बताया कि ये जो नया वेरिएंट है, एक तरफ आपने साउथ अफ्रीका का नाम लिया, दूसरी तरफ आप मिडिल ईस्ट आपने इजराइल का नाम लिया, और तीसरा हांगकांग साउथ ईस्ट एशिया का। बेल्जियम में भी मिला। अभी बेल्जियम मतलब डिबेट कर रहा हूं तो बेल्जियम में पहुंच चुका है। तो यूरोप भी हो गया, मिडिल ईस्ट भी हो गया, साउथ ईस्ट एशिया भी हो गया, साउथ अफ्रीका भी हो गया। इसका मतलब पूरे विश्व में वो कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। फैल चुका है। तो इसका मतलब वो किसी भी समय हिंदुस्तान में भी आने में कोई जरूरत बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एयर ट्रैफिक चल रहा है। कोई ताज्जुब नहीं कि आ चुका केस हो, आ चुका होगा। क्या हमारे देश में इस समय कितनी भी रिसर्चेस चल रही हैं, कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गई है नए म्यूटेशन पे, क्या आपने पिछले 6 महीने में हमारे देश के चिकित्सा मंत्री या प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि हम कहाँ थे, हमने क्या किया, या कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो? हमारा हिदायत यही है कि रिसर्च ऑन गोइंग प्रोसेस है, और कम से कम हफ्ते में एक दिन हम कोरोना काल में जी रहे हैं। डिमांड क्या है कि एक रैपिड असेसमेंट तत्काल बिल्कुल होना चाहिए, और चिकित्सा मंत्री को चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो, हफ्ते में एक दिन एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए जिससे हमारी तैयारियों के बारे में, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के बारे में एक सुनिश्चित कम से कम वातावरण बने। ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी चाहता हूं कि भारत की सरकार को एक ओपन स्टेटमेंट नए वेरिएंट और इसकी तैयारियों और इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है इस पर जरूर जारी करना चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। डॉक्टर डी के गुप्ता जी, ये नया वेरिएंट के बारे में हम और जानकारी का कब तक इंतजार करें, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जानने का, बजाय ये कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हम खंगालें। क्या हमारी लेबोरेटरीज जहां पर कोरोना वायरस की हम जांच करते हैं, क्या वो सक्षम हैं कि नए वेरिएंट को पकड़ पाएंगी, या हमें इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रबंध करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी नया वेरिएंट आता है तो उसमें नॉर्मली जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो हम लोग करते हैं उस पर पता चल जाता है कि म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है। ऑलरेडी ऐसी 10 लेबोरेटरी हमारे देश में उपलब्ध हैं। बस हमें ज़रूरत है स्क्रीनिंग करने की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने की। स्क्रीनिंग खास करके जितने भी एयरपोर्ट हैं, पोर्ट्स हैं, उन पर जो लोग भी आ रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ टेम्परेचर चेक नहीं करना चाहिए, सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ 2 या 3 दिन की क्वारंटाइन नहीं करनी चाहिए, वीआईपी लोगों को स्कैप नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट से। जितने लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो किसी देश से भी आ रहे हैं, क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये वेरिएंट अब कहाँ पहुंच चुका है। खाली अफ्रीका ने बाहर बहुत सारे देशों में ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो इसलिए स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन पॉलिसी होनी चाहिए जो भी आउटसाइड आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे देश अभी भी, आप कनाडा जाएं 14 दिन आपको रहना ही पड़ता है। आपने अगर वैक्सीन लगा रखी तब भी वो लोग रखते हैं वहां पे। तो जब तक आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोग इसको रोक नहीं सकते। तो पहली बात, हमें स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी चाहिए स्क्रीनिंग पे। नंबर 2, क्वारंटाइन पे। नंबर 3, हमें वेट करना चाहिए कि बाहर इसकी क्या रिसर्च डाटा आ रहा है जहाँ फैल चुका है। जैसे हांगकांग में केस हो गया, इजराइल में पहुंच चुका है, और जो साउथ अफ्रीका के आसपास और कुछ कंट्रीज हैं उनमें पहुंच चुका है। तो वहां पे क्या इसकी पेशेंट की क्या पैथोलॉजी है, किस तरह से इसके क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स। अच्छा, आप कुछ पता कर पाए कि इसमें सिम्टम्स किस तरह के आते हैं नए वेरिएंट में? सिम्टम्स रफली सेम है। ये अभी जो आइसोलेट हुआ है वो बहुत कोमॉर्बिड पेशेंट था, जो HIV का पेशेंट था, एड्स से ग्रसित था, उसके अंदर से आइसोलेट हुआ। इसका मतलब जो कोमॉर्बिड पेशेंट्स हैं उसके अंदर इसका ट्रांसमिशन रेट हाई हो गया, और वहां पे जाके ये इसके अंदर म्यूटेशन हुआ और मल्टीप्लाई हुआ। और जो म्यूटेशन हुआ, बिकॉज ये स्पाइक प्रोटीन पे म्यूटेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो थियोरेटिकली हम लोग कह रहे हैं कि इसका इन्फेक्शन रेट हाई हो सकता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, वैक्सीन हो सकता है इसके अगेंस्ट प्रभावी ना हो, हमें नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़े। तो ये कई सारे इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हम लोग के सामने आ सकते हैं। तो इन सब संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने साइंटिस्ट को अलर्ट करना चाहिए कि अगर नई वैक्सीन बनानी पड़ती है तो उसकी प्रोसेस क्या है, कैसे हम आइसोलेट करेंगे, कैसे हम इसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्या हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और जब तक हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे पहले भी हुआ था कि अगर पहले कहीं फैल चुकी है बीमारी तो वहां का डाटा एनालिसिस करके हमें तैयारी अपने यहाँ मजबूत करनी चाहिए। तो हमें 2-3 हफ्ते बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखनी चाहिए कि कोई भी केस हमारे देश में ना आ पाए। अगर आ भी जाता है गलती से तो वो चेक पोस्ट पे ही उसको हम कैप्चर कर लें और उसको आइसोलेट कर लें, और जब तक बाहर देश में फैल रहा है हम उस डाटा को एनालिसिस करके अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में वैसे भी हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कोविड की तैयारी कर रहे थे 3rd वेव की, बट कोविड की 3rd वेव नहीं आई, डेंगू के बहुत सारे पेशेंट्स आ गए। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बहुत कमजोर है। हम लोग GDP का अपना बहुत कम पैसा खर्च करते
करते हैं, तो हमें डेफिनेटली इस समय चाहिए कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेडिकल स्टूडेंट्स पे, डॉक्टर्स पे, पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ पे, इन सब पे काम करें, इनकी ट्रेनिंग पे, इनकी स्किल डेवलपमेंट पे, इनके नए स्टूडेंट पैदा करने के लिए। जी डॉक्टर रमन श्रीवास्तव जी, हमें किस प्रकार की सावधानी हमें मतलब भारत की सरकार को बरतनी चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में हमारे पास जानकारी भारत में बहुत कम है। हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज पर ही डिपेंड करते हैं, विशेष तौर पर उन देशों में जहां पर ये फैला हुआ है। दूसरा मेरा एक बड़ी चिंता का विषय है कि साउथ अफ्रीका में वैक्सीनेशन की दर 24% से अधिक रही है। ये भी अपने में रिकॉर्ड है, और वहाँ नया वेरिएंट मिलना ये अत्यधिक चिंता की बात है। देखिए, इंटरनेशनल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना तो सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि यही देखा गया है कि जहाँ के लोग प्रभावित हैं नए वेरिएंट से या पुराने वेरिएंट से, किसी भी वायरस से, वो लोग फिर हमारे देश में ले आएंगे। तो इंटरनेशनल सीलिंग और क्वारंटाइन, दैट शुड बी मस्ट। ये भारत की सरकार, प्रदेश की सरकार, सबको अपने अपने लेवल्स पे बहुत सावधानी पूर्वक इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस को दोबारा से प्रचार करने की ज़रूरत है। जैसे आपने आज शुरुआत की है, तो बहुत सारी बातें जो हम लोग भी भूल चुके थे वो फिर से दिमाग में आ रही हैं, क्योंकि हम लोग भी तो वही जानते हैं जो हमें न्यूज़ में मिलता है या हमारे रिसर्च पेपर्स में आता है, इंटरनेशनल मूवमेंट्स क्या हो रहे हैं। तो अपने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर देना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला समय हम लोगों का भीड़ भाड़ वाला होने वाला है और लोग लापरवाह होंगे ही होंगे। करेक्ट। तो ये जो पुरानी 6 चीज़ें हम लोगों को सिखाई गई थी, जिसे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं कि मास्क रखिए, हाथ धोइए, उसके बाद भीड़ भाड़ में ना जाइए और हाथ वाथ ना मिलाइए, दूरी बनाए रखिए, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल में रखे रहना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को तो अपने प्रयत्न करने ही करने हैं, क्योंकि सरकार ही जब आगे बढ़ती है तो सब कुछ कंट्रोल में आता है। प्राइवेट सेक्टर जो भी मेडिकल का है, वो भी उसको भी अलर्टनेस की ज़रूरत है कि अपने पुराने सारे वेंटिलेटर्स सही करके रखें, जो पैराक्लिनिकल स्टाफ है, ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त कर लीजिए, सबसे बड़ी बेसिक चीज़ तो ये है। सब चीज़ ये देख लें, क्योंकि जो ब्लैक फंगस हुआ था वो ऑक्सीजन प्लांट्स की खराबी से हुआ था। तो इन सब चीज़ों को, जैसे युद्ध के लिए अपने हथियार तैयार किए जाते हैं, उस तरह से तैयारी तो रहनी ही चाहिए। तो मैं फिर रैपिड असेसमेंट वाली बात को आगे बढ़ाऊं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रैपिड असेसमेंट होना चाहिए। मैं डॉक्टर वली को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। डॉक्टर वली, जो साउथ अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस और इनोवेशन के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर टूलियो, जिनका जिक्र मैं अभी डॉक्टर सूर्यकांत जी से कर रहा था, उनकी रिपोर्ट, मैं वही सवाल आपसे भी समझना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा म्यूटेशन है कि वो इसे म्यूटेशन का असामान्य समूह मानते हैं जो अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। इसको, इस स्टेटमेंट को आप किस तरफ से देखते हैं? अनयूजुअल है, अप्रत्याशित है, अनएक्सपेक्टेड है, और जिस जमीन से ये हुआ है वो एक बीमार मरीज, HIV से पीड़ित मरीज का सिस्टम वहां से आया है। तो सबसे बड़ी जो सावधानी इस समय की है वो ये है कि कोई भी शराफत नहीं बरतनी चाहिए क्वारंटीन को लागू करने में। जो लोग बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे का मुझे ध्यान आ रहा है, वहाँ अफ्रीका की जी, फोन पर आवाज लें। जी जी डॉक्टर वली, आप, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ओके, डॉक्टर वली तक मेरी आवाज नहीं है। मैं सर आपका ऑडियो ठीक करा के वापस आपको कनेक्ट करता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप मुझे बताइए कि फिलहाल जो ये वेरिएंट हमारे लिए चिंता का विषय है, इसको हम इससे निपटने के लिए तत्काल भारत की सरकार को क्या क्या काम हैं जो तुरंत कर लेने चाहिए, और राज्य की सरकारों को क्या क्या काम तुरंत कर लेने चाहिए, समाज को क्या क्या काम तुरंत कर लेने चाहिए? देखिए, 3 उसके आंसर हैं। पहला आंसर है कि हमें सबसे पहले एकेडमिक जो लेवल है हमारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से जो शुरू होता है, सबसे पहले साउथ अफ्रीका से हमें वो जानकारी, इंफॉर्मेशन शेयर कर लेनी चाहिए जो उन्होंने जीनोमिक सीक्वेंसेस के बाद लगाई है। सर ICMR से तो भगवान बचाए, आप ही लोग बता दो, वही ज़्यादा ठीक है। नहीं, उसका कारण है क्या किए थे डेल्टा में, दुनिया जानती है, बस अब कहना कुछ मतलब कहा नहीं जाता इनके। देखिए, ऐसा उसके बाद से गोमती में काफ़ी पानी बह गया है
देखिए 10 अब हमारे पास ऐसी लेबोरेटरी हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकती हैं। अभी डॉक्टर वली साहब ने बताया, डॉक्टर गुप्ता साहब ने बताया। तो उन 10 जिसमें से केवल एक केवल पुणे की लैब हुआ करती थी, अब उन 10 जो हमारी जेनेटिक कंसोर्शियम बनाया गया है, वो जेनेटिक कंसोर्शियम में 10 लैब ऐसी हैं जो इस जीनोटाइप को शेयर करें वहां से और उस पर स्टडी करें आगे के लिए। तो ये सबसे पहले रैपिड रिस्पॉन्स होगा। नंबर एक तो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि सभी लेबोरेटरी में इस वाले वेरिएंट की जांच नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, केवल अभी 10 में हो सकती है, केवल 10 में, केवल 10 में। हाँ। अभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये और उस 10 में कोई एक यूपी में है कि नहीं? उन 10 में कोई यूपी में नहीं है। यही तो चिंता की बात जी। इसी के लिए तो समीर सिंह को कह रहा हूं कि हम लोग का संदेशा अपनी सरकार तक पहुंचाइए। जी। तो सूर्यकांत जी, गो अहेड। हाँ, दूसरी बात यह है कि जैसा अभी डॉक्टर वली साहब और डॉक्टर गुप्ता साहब कह रहे थे कि वो आता है कि जो हमारी करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उनका रिव्यू करना और उसको पैचअप करके या उसको उसमें क्या क्या कर लें, जैसे ऑक्सीजन प्लांट, जैसे सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे बड़ी इमरजेंसी होगी तो सबसे पहले ऑक्सीजन की होगी। नंबर एक बात ऑक्सीजन प्लांट। नंबर दूसरी बात वेंटिलेटर हैं, बट मशीन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैन बिहाइंड मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो क्या वेंटिलेटर्स चलाने के लिए हमारे पास ट्रेंड पावर है? तो हमें अभी भी वेंटिलेटरी सेटिंग की, वेंटिलेटरी ट्रेनिंग की ये ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में मैं समीर जी को आमंत्रित करता हूं। एक तो आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, दूसरा जो मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर। अभी 9 मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या 9 मेडिकल कॉलेज में एक भी आदमी इस स्थिति में है कि वो वेंटिलेटर चला सके? ये हमें समझना पड़ेगा। केवल नंबर नहीं, हमें जो है वो इस समय एक्सपर्टीज के साथ मेडिकल कॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज के साथ हॉस्पिटल चाहिए। और तीसरी बात, जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ को भी सेंसिटाइज और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत पड़ेगी, तब हम जाकर ये स्थिति आ पाएंगे। और चौथी चीज जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो हम भूल जाते हैं, वो ये है कि हमारे पास 100% गारंटी वाली हुई वैक्सीन है, यानी सोशल वैक्सीन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। उसको हम क्यों छोड़ देते हैं? हम उंगली उठाने लगते हैं कि कोवैक्सीन की एफिकेसी क्या है, कोविशील्ड की एफिकेसी क्या है, लेकिन मास्क के रूप में और कोविड सरकार को क्या करना चाहिए इस नए वेरिएंट के बारे में और जानकारी कलेक्ट करने के लिए? नहीं, सरकार को बिल्कुल चलना चाहिए, WHO से भी कंसल्ट करना चाहिए, साउथ अफ्रीका की सरकार से भी वेरिएंट करना चाहिए। और हमें ये सबसे जल्दी समझना चाहिए कि ये जो वैक्सीन हमारी लग रही है, ये वैक्सीन कितने % इफेक्टिव होगी। यानी हम डेल्टा वेरिएंट एक काम आप क्यों नहीं करते? अब देखिए डेल्टा वेरिएंट में भी, ये डेल्टा वेरिएंट में भी 60 से 65% इफेक्टिव है। एक आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब इस विशेषज्ञ हैं, आप लोग शीघ्र ही इस पर एक पेपर जारी करें, एक डिटेल रिपोर्ट आप लोग जारी करें, हम चैनल पर दिखाएंगे उसको, आप तो हमें अपनी वेबसाइट पर रखेंगे, जारी करने का एकदम एक्सपर्ट बना देंगे। सबसे पहले हम ही जारी करिए, आप लोग जो भी अनुभव है, जो जानकारी है वो साझा करिए। हम क्यों इंतजार करें कि WHO बताए, ICMR बताए? आप लोग खुद ही अपने में अथॉरिटी है और आप पर जनता विश्वास करती है, आप जारी करिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, वली साहब को तैयार करते हैं। ठीक है, नहीं आप भी जारी करिए। नहीं हम मतलब मिलके ही करेंगे। आप बचिए नहीं, आपको जारी करना है। 24-25 एक्सपर्ट के साथ मिलकर किया था। ओके डॉक्टर वली, हम सब आपसे ये निवेदन करते हैं कि नए वेरिएंट के बारे में जितनी अधिक जानकारी भारत के लोगों को दे सकते हो, जिन माध्यमों से, हमें और आपको मिलकर देना चाहिए। वली साहब, आप बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, हमारी डिबेट की जो दिशा है वो ठीक जा रही है। लेकिन जो जिन देशों की हम बात करते हैं, जर्मनी, यूरोप, चेक रिपब्लिक, हांगकांग, बेल्जियम, यूके, वहाँ पे एक और परेशानी जो हमारे यहाँ है वो नहीं है। वो सबसे बड़ा जो वायरस है भीड़ का वायरस है। भीड़ का वायरस, भीड़ में मत जाओ भाई। मास्क भी उतना इम्पोर्टेंट है और भीड़ में न जाना भी उतना इम्पोर्टेंट है। और ये मैं देख रहा हूं पिछले 1 महीने से कि लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए। ये जो सोशल वैक्सीन की बात डॉक्टर साहब ने उठाई है, ये सबसे पावरफुल इसका जो कंपोनेंट है वो ये है कि भीड़ में मत जाइयो भैया, भीड़ में मत जाइयो। ये बहुत गंदी चीज है भीड़, और भीड़ को अवॉइड करना ही एक प्रिवेंटिव मात्र रिस्पेक्ट रहेगा। अभी आने वाले दिनों में वैक्सीन कब बनेगी इसकी नहीं कह सकते, टेस्ट को ये डिफाई करेगा नहीं कह सकते। तो शॉर्ट पर डॉक्टर वली, आपको पता है एक खबर, अभी जब हम आप सब डिबेट कर रहे हैं, एक खबर मेरे सामने आई हुई है जी, एक खबर मेरे सामने आई हुई है जी कि भारत सरकार ने सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें खोल दी हैं, ओपन कर दी हैं। आप बंद करने को कह रहे हैं, इन्होंने खोल दिया है जी। वो कल बात हो रही थी ना, हमारे माननीय मंत्री जी सिंधिया साहब ने क्या तो कर रहे हो भैया, वो मुझे मालूम है, मैंने उनको सुना था।
लेकिन ये उड़ाने इंडोर जो इनवर्ट्स उड़ाने हैं इनको बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना पड़ेगा। हमको उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है, सोशल इविल नहीं है। अगर हम किसी आने वाली यात्री की हम स्वागत करते हुए उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं या उनको क्वारंटीन कर रहे हैं, सर दुनिया में हम इकलौता ऐसा मुल्क हैं जहां कोरोना को एक्सपर्ट नहीं जी पॉलिटिशियन और ऑफिसर हैंडल करता है। नहीं, देखिए मैं इसमें इस बात की तायद करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने पिछली बार जा के तमाम सेंटर देखे। देखिए किसी देश का गृह मंत्री नहीं गया था, वो बात ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हम सब कोरोना के एक्सपर्ट ओवर द पीरियड बने हैं, सीख के बने हैं या सफर करके बने हैं या हमने कुछ लिटरेचर पढ़ा है उससे बने हैं या अपनों को खोकर बने हैं। करेक्ट। इस समय डॉक्टर सूर्यकांत, क्या हमें सभी सवालों का जवाब आ जाए उसका इंतजार करना चाहिए या अपनी तरफ से पहल कर देनी चाहिए? नहीं, हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये गलती हम 2 बार कर चुके हैं। हमने कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान भी जब बिल्कुल दुनिया, तब भी हमने ये लिया था बहुत, लेकिन आनंद फानन में, इसीलिए हमें जल्दी लॉकडाउन करना पड़ा था। सेकेंड वेव में जैसे ही इसमें जनवरी में केसेस 8,000 करीब पर डे आए थे तो हमने मान लिया था कि कोरोना चला गया। वही स्थिति सेम है, आज भी 8 से 9,000 केसेस हैं और हम उसी मुहान पर खड़े हैं कि एक जरा सी चूक हमें ये 8,000 से फिर 4 लाख तक पहुंचा सकती है। क्या ये मार्च अप्रैल फिर खतरनाक होगा? कह नहीं सकते, ये तो निर्भर करेगा। जैसा वली साहब ने कहा, लोग मानेंगे, भीड़ में नहीं जाएंगे, सादगी से रहेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो अच्छा है, बचे रहेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वेरिएंट के बारे में है वो आप अपने अपने माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार करें ताकि हमारे देश के लोग जागरूक हों। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य की परिचर्चा के लिए आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो सलाह आज विशेषज्ञों ने आपको दी है कोरोना को लेकर, कृपया उसका पालन ज़रूर करें। ये आपके लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, देश और दुनिया के लिए की ही बेहतरी के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।